अच्छा, डीएलडी के पहले लेक्चर में कुछ ऐਵੇਂ शुगल था कि ओ बेटा ये जो कोर्स पढ़ रहे हैं इसके अंदर ये जो तीन लफ्ज़ हैं इनके मतलब बताओ। डिजिटल का मतलब है बाइनरी है या ऑन या ऑफ। लॉजिकल का मतलब है कि इंटरकनेक्शन ऑफ सेवरल बाइनरी इनपुट टू obtain अ बाइनरी आउटपुट। अब ये क्या है? ये हम अब मजाक है, ये देखने वाली की बात नहीं है, बस ऐਵੇਂ मजाक है, पता नहीं क्यों डाला। ये सही में इसमें से कुछ भी नहीं आना है अभी जो सा। कन्वर्टिंग एनालॉग डेटा इनटू डिस्क्रीट बाइनरी, ये भी हमें वर्बली मैम ने बताया था। बाद में जाके इसको कुछ दूसरे टीचर ने मेंशन भी नहीं किया जो चेंज होके आया। बेसिकली अगर आपके पास एनालॉग सिग्नल है, जैसे राइट साइड पे आप एक साइन वेव देख सकते हो, ये कंटिन्यूसली चेंज होंगे। और डिजिटल के अंदर तो ये होता है ना, या ऑन है या ऑफ है। इसके अंदर ये है कि कंटिन्यूस नज़र आ रहा है, 0.2 0.4 ऊपर जा रहा है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए ना दो स्टेप्स मेजर यूज़ होते हैं, एक है सैम्पलिंग और एक है क्वांटाइजेशन। सैम्पलिंग के अंदर सिर्फ ये है कि रेगुलर इंटरवल्स के बाद ना आप इनपुट लो, आप हर पॉइंट के ऊपर ना लो, ठीक है। मतलब ये जो मैग्नीट्यूड जिस वैल्यू का डिटेक्ट कर रहे हैं हम, अब इसको 0.05 के इंटरवल से करें ना खाली, तो वो सैम्पलिंग हो जाएगी। ये जो इस वक्त हम ग्राफ देख रहे हैं इसके अंदर हर माइक्रो सेकंड तक की मेजरमेंट है, ठीक है। लेकिन सैम्पलिंग के अंदर, चलो राइट साइड पे आता है, आपको खुद ही समझ आ जाएगी। ये लेफ़्ट साइड पे आपको जो नज़र आ रहा है, बकायदा इग्नोर करो, अभी ना देखो। ये लेफ़्ट साइड पे जो डायग्राम बनी हुई है, तो ये देखो ना, ये सैम्पलिंग हुई हुई है। बीच में वाले जो स्टेप्स थे उधर की नहीं रिकॉर्ड हुई हुई वैल्यू, जो भी आप चीज़ मेजर कर रहे हो, आपने खाली इक्वल इंटरवल्स की बात करनी है। फिर हम क्वांटाइजेशन के बारे में की बात करते हैं। ये है लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हो अपने ग्राफ की, ये एरोज जो लगे हुए हैं। ये वही वाला काम हो रहा है जो टाइम के साथ हो रहा था। इसके अंदर हम वाई को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं और उसके नियरेस्ट वाले के ऊपर बस अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं। तो यूँ आप राइट साइड पे देख सकते हो कि एक सिग्नल को क्वांटाइज किया हुआ है लेकिन सैम्पल नहीं किया हुआ। और नीचे आप देख सकते हैं कि उसी एनालॉग सिग्नल को दोनों सैम्पल भी किया हुआ और क्वांटाइज भी किया हुआ। तो ये अब हमारे पास एक डिजिटल सिग्नल आ गया। आमतौर पे जब हम क्वांटाइजेशन करते हैं तो वो 1 और 0 की ही करेंगे। मतलब यहाँ पे तो आप फिर भी देख सकते हो ना कि 1 2 3 4 5 इस तरह से जा रहा है। नहीं, वैसे नहीं, ये भी सही है, ये भी सही है। वो बात की बात है, ये इग्नोर करो। खैर, सर्किट्स की किस्में हैं कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल। हमने अभी तक जितने भी किए हैं ना, हमारे जो सिलेबस में इंक्लूडेड है, वो सारे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं। तो अगर आपको सवाल में आ जाए ड्रॉ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, उसका यही मतलब है जो अभी तक हम सर्किट्स बनाते हैं वही वाले बनाने हैं। सीक्वेंशियल के अंदर बस यही है कि जो आंसर होता है ना आपका, वो प्रीवियसली रिकॉर्डेड आउटपुट्स की बेसिस के ऊपर होता है। वो चेंज हो सकता है। मतलब आप वही इनपुट दो, आपको आंसर अलग मिल रहा है। उसकी वजह ये होगी कि कोई पुरानी आउटपुट रिकॉर्ड हुई हुई है जिसकी बेसिस के ऊपर हो रहा है। तो सीक्वेंशियल के अंदर ये होता है, जो कि कॉम्बिनेशनल में यही है, जो आपने इनपुट दे दी उसी का वही हमेशा आपको आउटपुट देगा, कोई पुरानी आउटपुट वगैरह कुछ नहीं देखता वो। तो बेसिक गेट्स आपको पता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एंड नॉट और। तो ये अगर साइंस भूल गए थे तो ये हैं, वैसे भूले तो नहीं होगा। खैर, आगे इलेक्ट्रिकल इनपुट इनटू बाइनरी नंबर्स। तो है तो ये बस एक इलेक्ट्रिसिटी ना, ये बाइनरी थोड़ी होती है कि ऑन है या ऑफ है। कुछ वोल्ट भी हो सकता है ना कि 5 वोल्ट की है, ये 2.5 वोल्ट की है, ये 0.1 वोल्ट की है। तो उसके साथ किस तरह से डील करते हैं? तो ये अक्सर आईसीज वगैरह जो भी आप ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हो ना, उसकी डॉक्यूमेंटेशन में लिखा होता है, सर्किट इन्फॉर्मेशन इस तरह की कुछ करके लिखा होता है कि उसका ट्रांजिशनरी बैंड कहाँ से कहाँ तक है। तो ट्रांजिशनरी बैंड क्या होता है? अच्छा, बाइनरी के अंदर क्या है ना, या ऑन होगा या ऑफ होएगा। तो अगर आप राइट साइड पे देख रहे हो, यहाँ पे एक 5 वोल्ट का सिग्नल है, मैक्सिमम है उस सर्किट के लिए। तो ये 1 हो गया, ठीक है। अगर मैं इसी सर्किट के अंदर कोई 0.5 वोल्ट का देता हूँ तो वो देखो नीचे वाली रेंज में आ रहा है। अब कुछ ऐसे हैं कि इनके दरमियान में जो खाली रीजन है ना, क्योंकि ऑन और ऑफ के बीच में जो डिवीजन है कि यहाँ पे ऑन हो रहा है, यहाँ पे ऑफ हो रहा है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा ना 2.5 से अगर एक डेसिमल पॉइंट भी ऊपर हुआ तो ऑन है, 2.5 से एक डेसिमल भी नीचे हुआ तो ऑफ है। ये करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ना हम एक जगह बीच में छोड़ देते हैं ट्रांजिशनरी बैंड की। मतलब इस पूरी रेंज के अंदर जो भी है ना, वो ना ऑन है ना ऑफ है, ये बस गार्बेज है, ठीक है। तो बस ये ट्रांजिशनरी बैंड का कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आगे आ जाता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो ये बाइनरी ही होती है, लेकिन
इसके अंदर ये होता है कि हर निबल जो है ना, मतलब 4 बिट्स, वो एक डेसिमल के डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये सिर्फ 9 तक चलता है। 10 तक आप बाइनरी में अगर लिखते हो ना यार, ठीक है जी 1010, वो BCD नहीं रहा अब। BCD सिर्फ होता है 0 से 9 तक। तो अगर मैंने मतलब 11 लिखना है तो मैं लिखूँगा 00010001। तो हर डिजिट के लिए 4 बिट्स रिजर्व्ड हैं। तो ये 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस एक किस्म की आ जाती है उस पूरे नेबल की एक डिजिट के साथ। तो ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले जैसी चीज़ों के अंदर इस्तेमाल होता है। तो और यहाँ पे कोई बात नहीं है, बस ये आपको ज़्यादा आ जाएगा कि इसको बाइनरी कोडेड डेसिमल में लिखो, ये एक बाइनरी कोडेड डेसिमल को कन्वर्ट करो। तो ये बस बात नहीं है इसमें। और अगर डेसिमल में भी आ जाए ना तो इसके अंदर वो कोई घबराने वाली बात नहीं है। वही है कि आप एक एक निबल को अलग-अलग आप करोगे सेपरेट। फिर बात आ जाती है पैरिटी बिट की। इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी, ये 2 किस्में होती हैं। अच्छा, पैरिटी बिट एक ऐसा बिट होता है जो किसी बाइट के अंदर MSB पे रखा जाता है आमतौर पर, मेरा ख्याल है रिज़र्व कर दिया जाता है पैरिटी शो करने के लिए। अब पैरिटी क्या है? ये हम ना अपने ना हर बाइट को ना या इवन रखते हैं, मतलब नंबर ऑफ़ वंस इवन रखते हैं, या नंबर ऑफ़ वंस सिर्फ ऑड रखते हैं। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि कम्युनिकेशन के अंदर अगर कोई एरर हो जाना है तो यहाँ पे डिटेक्ट करना आसान हो जाता है। अच्छा ये देखो, अगर आप कोई डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है, एक कोई 4-5 नंबर है, आपने एक रूल सेट कर लिया कि मैं आपको जो भी भेजूंगा ना उसके अंदर नंबर ऑफ़ वंस इवन होंगे। अगर मेरे पास एक भी ऐसा आ जाता है जिसके अंदर नंबर ऑफ़ वंस ऑड है तो मुझे समझ आ गई यार कुछ गड़बड़ है। तो ये इस तरह से ना कम्युनिकेशन एरर्स के लिए यूज़ होता है पैरिटी बिट। तो इवन पैरिटी होती है और ऑड पैरिटी होती है। तो ये एक एग्जांपल है। आपके पास शुरू में डेटा है, ये 0100110। पहला वाला जो हिस्सा है ना, इसके पहला जो बिट MSB है, उसको मैंने रिजर्व कर दिया पैरिटी बिट के लिए। अगर मैं इसको इवन पैरिटी के साथ रिप्रेजेंट करूँ ना तो ये 101001110 हो जाएगा। यहाँ पे 1 क्यों आया, 0 क्यों नहीं आया? क्योंकि पहले ऑड थे, अब इवन कर दिए मैंने नंबर ऑफ वंस। पहले 3 वन थे ना, इवन पैरिटी पे लाना तो ये नंबर ऑफ वंस इवन होने चाहिए। इसी तरह से ऑड पैरिटी है, कोई बात नहीं, बस वही है कि नंबर ऑफ़ वंस ऑड रखने के लिए होती है ये बिट। तो ये एक और एग्जांपल है कि इसको देखनी है तो देख लो, वही सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। लिस्ट ऑफ थिंग्स, हाँ ठीक यार, कुछ चीज़ें हैं जो हमने ICT वगैरह के अंदर पहले की हुई हैं, बहुत बार हुई हुई हैं बातें, मैंने दूसरी वीडियोस में कवर की हुई हैं, टाइम स्टैम्प ने, आप खुद जाके देख सकते हो। तो इसके अंदर आती है नंबर सिस्टम कन्वर्जन्स, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हर किसी बेस के लिए, कि आपको कहना है कि यार एक ऑक्टल नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करो 7 से, ठीक है, तो वो किस तरह से करना। ये जो चीज़ें हैं ना, ये मैं नहीं कवर कर रहा क्योंकि ये पहले की हो गई हुई हैं। इसके अंदर कोई ख़ास बात नहीं है। आगे साइन मैग्नीट्यूड, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, ये भी ICT की वीडियो में कवर्ड है। सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूस कॉम्प्लीमेंट, बस आपने एक जो माइनस हो रही है वैल्यू उसको टूस कॉम्प्लीमेंट लिख देना, जो पॉजिटिव वाली है उसको इससे प्लस कर देना टूस कॉम्प्लीमेंट से, तो आपके पास आंसर आ जाता। तो ये कोई बातें नहीं है कवर करने वाली, इसलिए मैं आगे चलता हूँ। अब अगला कॉन्सेप्ट है टाइमिंग डायग्राम का। अब ये आप देख सकते हो एक्स और वाई पढ़ के नज़र ही आ रहा है क्या, चलो एक्स की वैल्यू शुरू में 0 है, बाद में भी 0 है, बाद में भी 1, फिर 1 पे चली गई, फिर 1 पे ही रह रही है। तो इसी एक छोटे से टाइम फ्रेम के अंदर वाई की वैल्यू 0 से 1 पे जाती है, फिर 0 से 1 पे जाती है। ये बेसिकली जो है ना, आप देख रहे हैं इस वक्त, एंड का की तमाम पॉसिबिलिटीज़ हैं एक टाइमिंग डायग्राम की फॉर्म में। तो ये x.y जो है, ये बस उसका रिज़ल्ट आ रहा है आपके सामने ही है। जब 0 है x और y की वैल्यूज़, तो एंड भी 0 होगा। इसी तरह से इसके अंदर कोई ख़ास बात नहीं है। हमारे टीचर ने तो ये पढ़ाया भी नहीं हुआ, लेकिन वो CLO में लिखा हुआ था, पढ़ना आना चाहिए, तो इसके अंदर कोई ख़ास बात तो नहीं है, देख के पता चल रहा है। बस एक और बात है गेट डिले की यहाँ पर, कि आप ये देख सकते हो कि असल में ना जब ये एंड काम हो रहा होता है, ये थोड़ा टाइम लेता है असली सही आउटपुट देने में। तो वो जो टाइम होता है ना, उसको T सबस्क्रिप्ट G इस तरह से लिखते हैं, आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हो TG। तो ये गेट डिले होता है, ये मैंने रेड से गेट डिले रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि उनकी लेंथ डिफरेंट है उन लाइन्स की, और ये थ्रू आउट द सिग्नल आप देख सकते हो कि वहाँ पे एक आइडियल सा मैंने ऊपर बनाया हुआ है x.y, जो जिसके अंदर कोई गेट डिले नहीं है, और नीचे वाला गेट डिले को अकाउंट करते हुए टाइम डायग्राम बनी हुई है। तो बस कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बस टाइम डिले होता क्या है, ये गेट डिले होता क्या है, बस ये बताना था कि जितने ज़्यादा एंड और होंगे उतना ज़्यादा डिले आता रहेगा, तो ये मसला भी कर जाता है कभी कभी, जो ज़्यादा टाइम सेंसिटिव चीज़ें होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि TG के लिए ना आपके पास आउटपुट ज़रूरी नहीं है कि सही आ रही हो, सही आउटपुट आने में जो टाइम होता है ना वो TG है, ठीक है।
आगे कुछ बूलियन आइडेंटिटीज़ हैं, ये तो बचपन की पढ़ते आ रहे हो यार। एक्स प्लस जीरो इक्वल्स नाइस, एक्स प्लस जीरो इक्वल्स एक्स, एक्स प्लस वन इक्वल्स वन, इसके अंदर कोई ख़ास बात नहीं है सिवाय एक जो कुछ इनमें से नोटेबल है ना, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करनी थी। ये एक्स प्लस वाई जी जो है ना, ये होता है इक्वल एक्स प्लस वाई होल इंटू एक्स प्लस जी। अगर यकीन नहीं है तो ये राइट साइड को सॉल्व कर लो, तो आपके पास ये एक्स प्लस वो एक्स इंटू एक्स वाली फॉर्म आ जाएगी कुछ जगहों पे, तो इस तरह से कुछ हो जाएगा मेरा ख्याल है। तो ये वही इसके अंदर कोई ख़ास बात नहीं है। ये बस सिंप्लीफिकेशन में बड़ा यूज़ होएगा आपसे एक्स प्लस वाई जी जो है। इसी तरह से नीचे डिमॉर्गन्स लॉ है, ये तो आप सुना ही होगा यार, मैथ में ही पढ़ा हुआ है, हर जगह ही पढ़ा हुआ है। तो एक्स प्लस वाई का होल नॉट जो होता है वो बराबर होता है एक्स नॉट डॉट वाई नॉट। और ये आपको पता ही है यार, बस ये कुछ नोटेबल चीज़ें, वरना ये वाली तो आपको पता ही है सारी, वही वाली बातें की मैं, डिस्ट्रीब्यूशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वगैरह, ये तो कोई कोई बात नहीं है मेजर। अब बूलियन सिम्प्लीफिकेशन के कुछ एग्जांपल्स पे आते हैं। तो ये हमारे सामने है एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जी इंटू एक्स नॉट प्लस जी इक्वल्स एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जी। इसको प्रूव करना है, आते होते हैं ना सॉल्व, प्रूव करो ये। तो ये किस तरह से मैंने किया, सबसे पहले ये जो है क्या नाम है, दो मल्टीप्लिकेशन वाली जो टर्म्स है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, वाई प्लस जी और एक्स नॉट प्लस जी, इनको बेसिकली एक सेकेंड, सही, ठीक 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 सही है। तो इन ये जो हमने पीछे यहाँ पे बात की है ना एक्स प्लस वाई एक्स प्लस जी, ये उसी की तरह है। तो समझ लो कि वाई जो है ना, एक सेकेंड एम एस पेंट जिंदाबाद, एक्स नॉट प्लस जी, आप बच्चों की चीखें सुनो भाई, एक्स नॉट प्लस जी इंटू वाई प्लस जी। तो ये वही वाली आइडेंटिटी लग जाएगी ना यहाँ पे जो यहाँ पे थी। अब वाई बस वाई जी की जगह एक्स नॉट आ गया और वाई आ गया, तो ये बस वही काम हुआ है पहले स्टेप के अंदर। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया तो सिंप्लीफिकेशन के अंदर ये आया हमारे पास। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दैट इज़ ए प्लस बी सी इक्वल्स ए प्लस बी इंटू ए प्लस से। अच्छा, ये वाई प्लस एक्स जी प्लस एक्स नॉट वाई प्लस वाई जी, तो यहाँ पे मैं वाई कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो बन जाता है वन प्लस एक्स नॉट प्लस जी। तो वन आ गया तो फिर वो वाला रूल लग जाएगा, ये वाला कहाँ पे गया, ये वाला एक्स प्लस वन इक्वल्स वन। तो जो मर्ज़ी हो, तो वो सारी वाई वाली टर्म्स बकाया एलिमिनेट हो जाती हैं इस तरह से। अगर समझ नहीं आई तो आगे जाके ज़्यादा डिटेल में भी है, तो ये एग्जांपल वैसे इतनी अच्छी नहीं, शायद काट ही नहीं। अच्छा, आगे है एक और प्रूफ वाला सवाल। इसके अंदर आपको ये दिया हुआ है ए नॉट सी डी नॉट ई प्लस ए नॉट बी नॉट डी नॉट प्लस ए बी सी ई, बड़ा लंबा सा लिखा हुआ है, और इसको कहने के यार राइट हैंड साइड के कैसे इक्वल है। तो ये आप देख सकते हो, सबसे पहले ये मैंने क्या किया है, अच्छा अभी आपको पहले ये स्टेप समझाता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि आपने पेपर के वक्त आपको कैसे पता चलना है कि कौन सा कब लगाना है, कि कब यहाँ पे ये एक्स प्लस वाई जी वाला काम करना है, कब ये बी प्लस बी नॉट लगाना है, कब ये आगे जो भी किया वो करना। तो सबसे पहले ना यहाँ पे ये जो रेड वाली टर्म है, इसके अंदर मैं ये, अच्छा देखो ना, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय वन वही आपको मिलेगा ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। तो एंड के अंदर भी एक आइडेंटिटी होती है कि अगर आप वन से मल्टीप्लाई करोगे या वन से एंड लोगे तो हमेशा आपको वही आंसर मिलेगा जो आपकी दूसरी इनपुट है। तो जो ए नॉट सी डी नॉट ई है ना, इसको आप एंड करो वन के साथ, तो आपके पास वही टर्म आएगी ना। अब आप वन को रिप्लेस कर सकते हो बी प्लस बी नॉट से भी, क्योंकि बी की दो ही पॉसिबिलिटीज़ है ना, यहाँ ज़ीरो होगा या वन होगा, तो वही वाली आइडेंटिटी आ जाती है, बी प्लस बी नॉट इज इक्वल टू वन। यहाँ पे लिखी हुई है एक्स प्लस एक्स नॉट इक्वल वन, ये सेवन्थ है, तो वो यहाँ पे अप्लाई हुई है रिवर्स में, ठीक है। तो हम वन से इसके ऊपर आ गए, फिर हमने बस इसको खोल के सिंप्लीफाई कर दिया। अब ये क्यों किया, ये आप देख सकते हो कि हमारे पास जो रेड वाली टर्म है ना ऊपर, प्रूव ए नॉट सी डी नॉट ए, हमारे पास ये पड़ी है, जबकि हमने बनानी है बी सी डी नॉट ए। हमारे पास बी नहीं पड़ा हुआ, हमारे पास सी डी नॉट ई पड़ा हुआ है। हमने किसी तरीके से ये ए नॉट को एलिमिनेट करना है और उसकी जगह पे बी लाना है। तो सबसे पहले इसको मैंने ना बी प्लस बी नॉट की फॉर्म में लिख दी कि सारे लिटरल्स ही आ जाएँ, तो आगे जाके जो सिम्प्लीफिकेशन होती है, जो तुक्का लगता रहा। ये जो सवाल जब मैं कर रहा था ना, मुझे भी बड़ी मुश्किल हुई थी, 2-3 अप्रोचेस करने के बाद जाके आपको ये पता चलता है। तो आम वाली जो बूलियन सिम्प्लीफिकेशन है, पहले रफ कागज़ पे 4-5 ट्राइज में मारोगे तो ही जाके होएगा, वरना इसका कोई मेथड नहीं है, वरना फिर के मैप्स पे आना पड़ेगा। तो
आगे ये हुआ है कि आप ये ब्लू वाली टर्म्स अब जो हैं इनको हमने कॉमन ले लिया ए नॉट बी नॉट डी नॉट इसमें से, और फिर आगे सी ई प्लस वन, तो वही वाली बात, वन प्लस एनी थिंग आपको वन ही आएगा, और वन इनटू एनी थिंग आपके पास जो दूसरी इनपुट है वही आएगी, तो ए नॉट बी नॉट डी नॉट, इस तरह से वो दूसरी वाली टर्म्स आया हो गए, सिम्प्लीफाई हो गया ये। आगे चलते हैं, ये ग्रीन वाली टर्म आ जाती है। अब इसके अंदर हम वही काम कर रहे हैं, डी प्लस डी नॉट वाला। अब इसके अंदर ये क्यों काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं ये टर्म एलिमिनेट हो जाए, और आपके राइट साइड पे जो है वो ए बी डी पड़ी हुई है, तो आप ए बी डी से इसको एलिमिनेट कर दोगे। और इसी तरह से हम चाहते हैं कि वो जो रेड वाली ए नॉट बी सी डी नॉट ई थी ना, वो भी ए नॉट ज़ाया हो जाए किसी तरह से। तो यहाँ पे ए पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे अगर बी सी डी नॉट ई बन जाएगा तो वो आगे सिंप्लीफिकेशन में काम में आएगी। अब ये सुनने में मुश्किल ही लग रहा होगा क्योंकि है इसके अंदर बस तुक्के ही मारने हैं, कोशिशें करनी है जो दिमाग में आया करो। इसका कोई सही मेथड नहीं है सिवाय फिर आपके इसलिए फिर के मैप्स पे आते हैं वो बाद में। असल में पेपर में अगर मसला हो रहा है तो सीधे सीधे के मैप्स में कर लो और बाद में जाके कुछ उससे मार लेना। तो ये ग्रीन वाली टर्म हो गई इस तरह से, ए बी सी डी ई प्लस ए बी सी डी नॉट ई। अब इसके अंदर ऑरेंज वाली और पर्पल वाले कॉमन आ रहे थे, तो इनको कॉमन ले लिया, ए प्लस ए नॉट कैंसिल हो गया, सी ई प्लस वन कैंसिल हो गया, तो ये बी सी डी नॉट ई प्लस ए नॉट बी नॉट डी प्लस ए बी डी, तो अभी राइट हैंड साइड ही बन गई है। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो बार बार इस्तेमाल होंगी आपकी बूलियन सिंप्लीफिकेशन के लिए। ये प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल लगी है काफ़ी लोगों को, मुझे पता है आपको सुनने में मुश्किल लगी होगी, लेकिन इसका फ़िलहाल आपको दिखाने का ये मकसद है कि आपको ये चीज़ें पता हो कि ये ट्रिक्स भी लगती होती हैं कि यार बी प्लस बी नॉट करना है, वन प्लस ए ई करना है, इस तरह से हम ज़ाया कर सकते हैं वगैरह। आगे आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट तो नॉट ही होता है ना, तो हमने अगर आपको कोई फंक्शन दे दिया और आपको कोई यार इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो आपने सिर्फ एक काम करना है, आपने डी मॉर्गन्स लॉ ना स्पैम करी जाना। तो ये ए नॉट बी प्लस ए सी था हमारे पास, इसके ऊपर बड़ा सा मैंने कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। अब डी मॉर्गन्स लॉ लगाया है तो वो नॉट ए प्लस बी इक्वल्स ए नॉट डॉट बी नॉट वाला लगा दिया। इसी तरह से आगे वही स्पैम होता जा रहा है। तो आप एग्जांपल देख सकते हो अगर आपको मसला होता है इसमें, लेकिन हो यही रहा कि बार बार आप डी मॉर्गन्स लॉ लगाई जा रहे हो। इसके अंदर कोई बात नहीं है, एंड पे बस आपने सिंप्लीफाई कर दिया है और आपके पास आ गए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से बूलियन सिंप्लीफिकेशन के अंदर भी हम ये कभी कभी इस्तेमाल कर लेते होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है ए नॉट प्लस बी प्लस सी होल, इस तरह से बड़ा सा हमने एक पहले हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया इस फंक्शन का, ठीक है। हमने उस फंक्शन को नहीं सिंप्लीफाई किया, हमने बल्कि उसका कॉम्प्लीमेंट लिया और उसके साथ पहले मैनिपुलेशन किया थोड़ी बहुत। तो ये बड़े सा जो कॉम्प्लीमेंट हमने लगाया था उसको हम डी मॉर्गन्स लगा देते हैं। तो ये होल ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए नॉट प्लस बी नॉट वाला जो डी मॉर्गन लॉ है यहाँ पे वो लग रहा। तो ये डबल बार आ गई है तो मतलब नॉट कैंसिल हो गए, तो ये सिंपल आ गया ए प्लस बी प्लस सी। अब मैं यहाँ पे ए कॉमन ले लेता हूँ तो वन प्लस बी सी आ जाता है, तो अब वो बी सी वाली टर्म भी ज़ाया हो गई है, अच्छी बात है। तो एफ नॉट इक्वल्स ए प्लस बी प्लस सी हो गया यहाँ पर। अब सीधा सीधा बस आपने कॉम्प्लीमेंट फिर से ले लेना, तो आपके पास आ गया एफ इक्वल्स डबल नॉट एफ, ठीक है। तो वही बात है, नॉट का नॉट लोगे तो आपको ओरिजिनल फंक्शन ही मिलेगा। तो बस इसके अंदर भी डी मॉर्गन्स लॉ लगाया तो आपके पास ए नॉट बी नॉट सी नॉट ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है। तो कभी कभी कुछ लोग सिंप्लीफिकेशन में भी यूज़ कर लेते हैं और कैलकुलेशंस बचाने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं डी मॉर्गन्स लॉ जब नहीं भी लग रहा हो इस तरह से डबल नॉट वाले तरीके से। तो ये भी एक ट्रिक होती है यूज़ करने बूलियन सिंप्लीफिकेशन के अंदर। लेकिन चलो हाँ पहले ड्यूल कर लेता हूँ, उसके बाद ड्यूल कुछ भी नहीं है यार, बस एंड को और कर देना है, वन को ज़ीरो कर देना एंड वाइस वर्सा। तो ये आपके सामने कुछ फंक्शंस हैं, एफ ऑफ ए बी इक्वल्स ए नॉट इंटू बी प्लस बी नॉट। तो इसके अंदर जो मल्टीप्लिकेशन थी उसको प्लस कर दिया, जो प्लस था उसको मल्टीप्लाई कर दी, कुछ भी नहीं है। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से सबस्क्रिप्ट में डी लिख के, तो ये एफ डी मैंने इसलिए लिखा हुआ। इसी तरह से सेल्फ ड्यूअल फंक्शंस कौन से होते हैं, जो अपने ड्यूअल के बराबर होते हैं। आगे बेसिक गेट्स से जो लॉजिक बनता है, अभी तक हमने जो सुना है ना कि यार एंड और नॉट से ही, एंड कॉमा और कॉमा नॉट से ही सारे आपके कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स बनते हैं। लेकिन आप वही सारा कुछ नैंड और नॉट से भी कर सकते हो, वही सारा कुछ नॉर और नॉट से भी कर सकते हो। ये बाद में हम जाके डिटेल में पढ़ेंगे जब वो टेक्नोलॉजी मैपिंग का टॉपिक आएगा। लेकिन फ़िलहाल बस यही मेंशन करना था कि इसको AOI लॉजिक कहते हैं और
ये जो सारे सर्किट्स हम AOI में बना रहे हैं इनको इसमें भी बनाया जा सकता है NAND और NOT में। आगे आ जाते हैं लिटरल, सम टर्म, प्रोडक्ट टर्म। लिटरल एक सिंगल बूलियन वेरिएबल या आप उसका कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे A नॉट, Y नॉट, ये लिटरल्स होते हैं, ठीक है। एक लिटरल, A नॉट एक लिटरल है। इसी तरह से जो भी आपका कोई भी बूलियन वेरिएबल हो, जो मर्जी नाम रखना है, वो खुद या उसका कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों लिटरल्स कहलाते हैं, ठीक है। आगे सम टर्म्स की बात है। सम टर्म्स होती हैं दो या दो से ज़्यादा लिटरल्स का सम, नाम में ही है। इसी तरह से प्रोडक्ट होती है उनका। बच्चों की चीखें बर्दाश्त करो। आगे मिन टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ लिटरल्स ऑफ ईच इन्वॉल्व वेरिएबल। तो बेसिकली जो प्रोडक्ट टर्म होती है ना, उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि तमाम होंगे तो फिर उसको प्रोडक्ट टर्म कहेंगे। लेकिन अगर फंक्शन है कोई 3 वेरिएबल्स का, तो लाजमी है कि उसकी मिन टर्म में वो तमाम 3 वेरिएबल्स के लिटरल्स हों, चाहे वो खुद हो या उसका कॉम्प्लीमेंट हो। कुछ नहीं होता, छोड़ दो। अच्छा ओनली ट्रू फॉर वन पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी आउट ऑफ 2 पावर ऑफ n। अच्छा, ये एक नोटेबल पॉइंट है। अगर आपको मिन टर्म्स के बारे में पहले पता है, ये गौर करने वाली बात है कि ये मिन टर्म जो है ना, ये सिर्फ कोई स्पेसिफिक आप मिन टर्म ले लो, जैसे कि A नॉट, B नॉट, C नॉट ले लो, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रू होगी जब x 0 होगा, y 0 होगा और z 0 होगा। तो बेसिकली हर मिन टर्म ना एक पॉसिबिलिटी रिप्रेजेंट करती है। तो इसलिए अगर आपको कभी लिखा होता है कि यार इसके एसोसिएटेड मिन टर्म भी बताओ, लैब मैनुअल्स वगैरह में बहुत बार होता था ऐसे। तो ये एक्स वाई जी जब ज़ीरो है। अच्छा हाँ, एक और बात है यहाँ पे, मिन टर्म्स में ऐसा होता है कि अगर एक्स की वैल्यू ज़ीरो है ना, तो मिन टर्म के अंदर A नॉट आएगा, जबकि मैक्स टर्म्स में नॉर्मल होता है। वो भी बाद में मैक्स टर्म्स के ऊपर आ जाता है। मैक्स टर्म्स के अंदर ये है कि देखो एक्स, खाली पहली रो को देखो, एक्स वाई जी 0 0 0 थी ना, A प्लस B प्लस C, जबकि इधर नॉट होता है। तो यहाँ पे 0 का मतलब कुछ और है और यहाँ पे 0 का मतलब कुछ और है। तो मिन टर्म्स जो होती हैं वो सिर्फ एक ही, तो इसके अंदर कोई बात नहीं खास, बस हम ट्रूथ टेबल बनाया है मैंने यहाँ पे राइट साइड पे, तमाम पॉसिबिलिटीज़ का। खैर ट्रूथ टेबल तो नहीं है ये, तमाम पॉसिबिलिटीज़ की का एक टेबल है, और उसके एसोसिएटेड उस हर पॉसिबल सिनेरियो के एसोसिएटेड जो मिन टर्म है तो ABC है, ये सिर्फ कब ट्रू होगी, अगर तीनों 1 होंगे। तो ये बेसिकली लॉजिक होता है इसके बारे में। ये बाद में जाके काम आएगा जब K मैप समझने होंगे। तो आगे मैक्स टर्म्स हैं, ये इसी तरह से है, लेकिन इसके अंदर उल्टा सीन है। ये सिर्फ और सिर्फ फॉल्स तब होते हैं जब एक पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी हो इनमें से। मतलब यहाँ पे कोई 16 पॉसिबिलिटीज़ लिखी हैं, A प्लस B प्लस C सिर्फ और सिर्फ तब भी 0 होगा अगर तमाम 0 होंगे। बकाया तमाम केसेस में हमेशा आपको ये 1 देगा। तो ये मिन टर्म और मैक्स टर्म्स के बीच में फंडामेंटल सा डिफरेंस है कि ये सिर्फ ट्रू होता है एक पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी के लिए, और ये सिर्फ फॉल्स होता है एक पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी के लिए। तो इसलिए अब आपको कभी कभी आ भी सकता है, हमें असाइनमेंट में आया था कि इस तरह से लिखा होता है सम ऑफ मिन टर्म्स, इस तरह से कुछ इस तरह से लिखा हो जी, सम ऑफ मिन टर्म्स 1 2, और ये कोई कह लो जी कि 2 वेरिएबल्स का फंक्शन है f ऑफ A B, ठीक है। 4 पॉसिबिलिटीज़ है ना, 0 1 2 और 3। इसको हमें कहते हैं, चलो रीराइट करो प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स के अंदर। तो प्रोडक्ट के लिए वो कैपिटल पाई आ जाएगा और बड़ा M होता है मैक्स टर्म्स के लिए। तो यहाँ पे 0 और 3। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, ये जो है 0, ये सिर्फ फॉल्स तब होएगा जब ये जो, अच्छा एक सेकंड, ये दोनों मैक्स टर्म्स है ना, एक है A प्लस B प्लस C। यार वैसे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, खैर जो भी है। A प्लस, अच्छा हाँ, इसके अंदर मैं C कहाँ पे डाल दी भाई, अच्छा हाँ, तो और A नॉट प्लस B नॉट, ठीक हो गया। ये C नहीं था, ये 2 वेरिएबल्स का। अच्छा, तो ये सिर्फ और सिर्फ फॉल्स तब होगा अगर 0 होगा, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ फॉल्स तब होगा अगर पॉसिबिलिटी नंबर 3 होगी। मतलब अगर ये दोनों फॉल्स हैं, ये एक सेकंड, जो मैं 3 कह रहा हूँ 1 कह रहा हूँ उसका मतलब बता दूँ, ये 3 कह रहा था मैं, तो ये सिर्फ 0 और 3 के लिए फॉल्स होंगे। तो इनकी प्रोडक्ट इस तरह से ये, अच्छा सिंपल रूल अगर मैं बताना हो ना, इतनी लंबी डिटेल में घुसने की जगह, जो पॉसिबिलिटीज़ 1 और 2 यहाँ पे थी ना, उसके अलावा तमाम लिख देनी है, तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स की फॉर्म में वही फंक्शन आ जाएगा। उसकी वजह समझ नहीं है तो मैंने हिंट दे दिया, अगर ज़्यादा गहराइयों में घुसना तो आप घुस सकते हो। आगे स्टैंडर्ड फॉर्म्स आ जाती हैं।
तो ये मैंने भी दो स्टैंडर्ड फॉर्म्स दिखाई दिए हैं, सम ऑफ मिन टर्म्स फॉर्म और प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स फॉर्म। इसी तरह से एक और स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, उसको कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म। वो होती है सिंप्लीफाइड मोस्ट फॉर्म। वो के मैप से हम अभी करेंगे। तो उससे पहले हाँ ये बात थी एक छोटी सी, ये हमने लैब मैनुअल में देखे ही में 14 वाले 14 पिन वाले गेट्स, सॉरी आईसीज। तो गेट कॉस्ट की जब बात होती है ना और आईसी कॉस्ट की बात होती है, वैसे यहाँ पे मुझे हेडिंग देनी चाहिए थी आईसी कॉस्ट की। भाई आगे जी जा रहे हो। हाँ, तो ये 74LS08 जो हम यूज़ करते हैं लैब में, उसके अंदर 4 एंड गेट्स होते हैं ना। तो अगर 4 से ज़्यादा होंगे तो आपको 2 आईसी इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। इसी तरह से और गेट्स भी 4 ही होते हैं, एक 74LS32। तो अगर उन्होंने हार्डवेयर नहीं दी होगी तो यही हमें बात करनी होगी। अब मुझे नहीं पता कि आता है या नहीं आता, लेकिन मैंने देखा है एक जगह पे आया हुआ था। तो गेट कॉस्ट और आईसी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना और बताना कि भाई कि इस फंक्शन के अंदर कितनी गेट कॉस्ट है, कितनी आईसी कॉस्ट है, तो वो भी अगर आ जाए तो उसके लिए एहतियातन बस यही बातें याद रखने वाली है कि एंड की बारी 4 मैक्सिमम हो सकता है एक आईसी पे, और की बारी 4 हो सकता है मैक्सिमम, और नॉट की बारी मैक्सिमम 6 होगा, जो स्टैंडर्ड हार्डवेयर जो हम लैब में इस्तेमाल करते हैं। अगर उन्होंने कोई और बोला हुआ तो फिर उसी के लिहाज से करेंगे, लेकिन अगर नहीं बोला हुआ तो इसके लिहाज से करेंगे। आगे बात आ जाती है के मैप्स, उसके जो जनरल रूल्स हैं पहले वो ओवरव्यू दे देता हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ पेयरिंग्स जो बनाते हो वंस की, वो अलाउड है कि आप 2 की किसी पावर के ऊपर हो, ठीक है, 2 पावर ऑफ 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3। ये ना हो कि आप कोई भी इवन नंबर समझ रहे हो कि यार लेकिन 6 क्यों नहीं चल रहे, 6 भी नहीं चलेंगे, 8 करो या 4 करो। तो वो 2 की पावर नहीं है ना, 2 की इंटीजरल पावर। अच्छा, उसके बाद एक और मेजर जो रूल है वो है इसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स के साथ शुरू करना। अब वो क्या होता है इससे, अच्छा, ये जो हम सारे डब्बे बनाते होते हैं ना यहाँ पे, ये प्राइम इम्प्लिकेंट्स कहते हैं, ठीक है। ये लाल वाला एक प्राइम इम्प्लिकेंट है, ये ब्लू वाला एक प्राइम इम्प्लिकेंट है। अब इसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट ऐसा प्राइम इम्प्लिकेंट होता है जो एक वन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, जो वन किसी और प्राइम इम्प्लिकेंट से रिप्रेजेंट नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, मतलब मकसद आपका क्या होता है, आपने तमाम वंस को रिप्रेजेंट करना है, मतलब तमाम उन केसेस को जिसके अंदर फंक्शन वैल्यू 1 दे रहा है, आपने भी अपने 1 ही देना अपने। तो एक सेकेंड स्टार्ट। हाँ, whenever ड्राइंग बॉक्स, हाँ हाँ ये बात थी बड़ी इंपॉर्टेंट। रूल है कि आप अगर कभी भी कर रहे हो ना, आपने वही वाला बॉक्स बनाना है जो सबसे बड़ा है, ठीक है, लीगल बॉक्स। तो यहाँ पे तो अच्छी एग्जांपल नहीं है, वो आगे जाके मिलेंगे, लेकिन आपके जो 2 मेजर रूल्स हैं, आपने तमाम वंस को रिप्रेजेंट करना है, और जो भी आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी ना उसको सबसे ज़्यादा जितना लार्ज कर सकते हो ना, चाहे वंस रीयूज़ भी हो रहे हो, कोई मसला नहीं है, आपने एज लार्ज एज पॉसिबल लीगली करना है। और आपने हमेशा स्टार्ट करना है इसेंशियल प्राइम एप्लीकेंट्स के साथ, क्योंकि वरना कुछ रिडंडेंसीज आ जाती हैं अगर आप दूसरों से शुरू करो। और ये बातें हैं कि ओवरलैपिंग बॉक्सेस को अवॉइड करो जब पॉसिबल हो, लेकिन अगर आप बना रहे हो तो आपने लार्जेस्ट ही बनाना है। ये ना करो कि जी ओवरलैप हो जाएगा मैं लार्जेस्ट नहीं बनाता, वो करो क्योंकि उससे ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो जाता। बस ये है कि मतलब बिना वजह की ओवरलैपिंग ना हो। तो के मैप फॉर 2 वेरिएबल्स, ये तो सिंपल सा है। देखो यहाँ पे हमने एक ज़ीरो, जब बी की वैल्यू 0 है तो कॉलम 0 की बात हो रही है, जब बी की वैल्यू 1 है। तो ये हमारे सामने फंक्शन आया एफ ऑफ ए बी, इसके अंदर ये 3 मिन टर्म्स थे इन्वॉल्व। हमने उनको मैप कर दिया 0, 1 और 2, 3। तो ये बाइनरी वाला है बेसिकली। तो ए की वैल्यू के सामने बी की वैल्यू अपेंड कर लो तो आपको उस बॉक्स की बाइनरी में नंबर मिल जाएगा कौन सी मिन टर्म है। तो ये ए यहाँ पे 1 है, और बी 0 है जहाँ पे, वहाँ पे 2 आ रहा है ना, तो इसलिए क्योंकि 1, 0, 2 होता है बाइनरी में। तो अब इसके अंदर वही बातें हैं कि ठीक है जी, 1 को आपकी जो मिन टर्म 1 है जिसका बड़ा सा 1 अपर राइट पे आ रहा है, उसको आप और किसी तरीके से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते सिवाय अगर आप उसकी पेयरिंग करा दो 3 के साथ, और वही लार्जेस्ट पेयरिंग बन रही है लीगल, तो आप उसको जोड़ देते हो। और बाद में जो दूसरा वाला ब्लू वाला 1 है रह गया हुआ, उसको भी आप इसी के साथ जोड़ सकते हो, तो इसके साथ ही जोड़ोगे तो ये A+B की फॉर्म में आ गया। इसी तरह से के मैप्स तो 3 वेरिएबल्स में होता है। तो ये आप देख, बस नोटेबल बात यही है यहाँ पे कि BC वाली जो रो है 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1 जो है पहले क्यों आया है, तो इसके लिए MS पेंट जिंदाबाद। एक सेकंड,
अच्छा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी सी, और ये कर रहा है बी नॉट सी, और ये कर रहा है बी ऑन है और सी ऑफ है, तो बी सी नॉट। तो आप अगर यहाँ पे मैं कहाँ पे गया माउस, ये यहाँ पे एक वन है, एक यहाँ पे वन है, आप इनकी पेयरिंग बनाते हो, क्यों बनाते हो? देखो ना, बी नॉट जो है, आप यहाँ पे सी कॉमन ले सकते हो ना इन दोनों टर्म्स में, सी कॉमन ले लिया, बी ने बी नॉट को कैंसिल कर दिया। इसी तरह से अगर एक वन यहाँ पे है और दूसरा वन यहाँ पे है, तो यहाँ पे बी कॉमन ले लिया, सी और सी नॉट ने कैंसिल कर दिया, तो आपके पास बी आ गया। तो इसलिए हम इनको कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता कि यहाँ पे ज़ीरो होता और यहाँ पे वन होता, तो ये बन जाना था बी नॉट सी और ये बन जाना था बी सी नॉट। तो अब आप इनमें से किसी को आपस में कैंसिल नहीं कर सकते, इनको आपस में सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो इसलिए हम इसकी अरेंजमेंट ही ऐसी करते हैं कि एडजेसेंट वाले ही आप कर सको। तो इसी वजह से ये होता है। और आगे जो नंबर्स आते हैं ये इसलिए आते हैं क्योंकि वो वही वाली बात, ए पहले आएगा, उसके बाद बी और सी की वैल्यूज़ आ जाएंगे। तो बाइनरी में जो आपके पास नंबर आएगा, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अच्छा, 3 वेरिएबल्स की भी होगी बात। अब एग्जांपल कर लेते हैं। ये एक जो मिन टर्म्स थी उनको हमने मैप की है एक फंक्शन की, बाद में पेयरिंग्स बनाई हैं। अब यहाँ पे वही वाली बात है कि ये जो लाल वाला है, आप मतलब उसके एजेस के साथ भी कर सकते हैं, मतलब ऑपोजिट एजेस वाले भी आपस में एडजेसेंट ही कंसिडर होते हैं। हमारे सर ने एग्जांपल दी थी इसकी कि ये एक सेकेंड, ये पेज है ना एक, इसको आप फोल्ड कर लो आपस में, ठीक है, और यहाँ पे पेज ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे ये 0 0 वाला केस हो गया, ओ भाई, और यहाँ पे 1 0 वाला केस हो गया। तो ये आपस में इस तरह से मिल रहे हैं, बी सी और बी सी 0 0 और बी सी 1 0। तो ये यूँ सर ने एग्जांपल दी थी कि आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो। खैर, अब ये जो ब्लू वाला है, आप इसको दोनों तरीक़ों से कर सकते हो। तो ये आपके पास सिलेक्शन ऑप्शन है, आप जो मर्ज़ी कर लो। लेकिन ये जो ग्रीन वाला है इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो लेफ़्ट साइड वाला वन है ना ग्रीन वाले बॉक्स के अंदर, उसको आप और किसी पेयरिंग के अंदर नहीं रिप्रेजेंट कर सकता। तो ये वाली पेयरिंग तो लाजमी है। इसी तरह से लाल वाला जो है बॉटम लेफ्ट पे टेबल के, उसको भी आप सिर्फ इसी तरह से पेयर कर सकते हो, तो वो भी लाजमी है। लेकिन ब्लू वाला नहीं लाजमी कि आप वो जिस मर्ज़ी के साथ कर सकते हो। तो इसके अंदर कोई ख़ास बात है। आगे के मैप फॉर 4 वेरिएबल्स आ जाता है। तो इसके अंदर भी बस वही बात है, ए बी के अंदर 0 1 के बाद 1 1 आता है, फिर 1 0 आता है। और उसकी भी वही वजह है कि आप ए कॉमन ले सकते हो, बी सी बी फिर बी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, या बी कॉमन ले सकते हो, ए कैंसिल हो जाएंगे। अगर आप वही करोगे तो जो पहले मैंने बात बताई है वही हो जाएगा मसला। तो यहाँ पे भी एग्जांपल कर लेते हैं। तो ये हमने जो वैल्यूज़ थी उनको मैप किया। तो सबसे पहले हमने ना एक अपर लेफ्ट वाला जो वन है ना, वो एक इसेंशियल प्राइम एप्लीकेंट है, क्योंकि आप उसकी और कोई पेयरिंग नहीं बना सकते जो लार्जेस्ट भी हो और लीगल हो, ठीक है। तो ये जो रेड है ना, ये इसलिए सबसे पहले हम बनाएंगे। इसी तरह से अगर मैं देखूं, मुझे नज़र आ रहा है कि 12 वाला जो है ये भी एक इसेंशियल ही हुआ, क्योंकि इसको आप 14 के साथ पेयर कर सकते हो लेकिन और किसी के साथ नहीं कर सकते। तो ऐसे इसी तरह से 15 वाला जो है, इसको आप खाली 14 के साथ कर सकते हो, तो वो भी एक इसेंशियल प्राइम एप्लीकेंट है। और ये वाला जो है, आप इसको इन्हीं 4 के साथ कर सकते हो, जो लार्जेस्ट भी हो और लीगल भी हो, और आप किसी के साथ नहीं कर सकते। तो पर्पल वाला भी एक इसेंशियल प्राइम एप्लीकेंट है। अच्छा, और कभी अगर ऐसे हो जाए ना कि कोई वन इस तरह से अकेला रह गया, तो आपने वो बस पूरी मिन टर्म ही लिख देनी प्लस करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रे में मैंने वो मिन टर्म लिखी हुई है, प्लस ए नॉट बी सी नॉट डी। आगे वही है, पेयरिंग के लिहाज से वहाँ पे टर्म्स आ गए। इसके बाद आ जाता है डोंट केयर टाइल्स का कॉन्सेप्ट। ये कुछ सवालों के अंदर इस तरह डी करके ना एक और फंक्शन दिया होता है, और उसके अंदर बताया होता है कि यार ये मिन टर्म्स जो है ना, इसके बारे में नहीं मुझे परवाह, ये केसेस कभी होंगे ही नहीं, या फिर अगर होंगे तो मुझे आउटपुट से फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं अपने टेबल में। तो 1 तो लाजमी होता है ना कि आपने अपनी इक्वेशन में तमाम रिप्रेजेंट करने हैं। एक्स आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपका मूड है, अगर नहीं करना है तो ना करो। तो इसकी यूँ मैंने पेयरिंग बना ले।
तो आप देख सकते हो कि बॉटम राइट वाला 1 था, इसी तरह से एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट इसका बन रहा है कि लार्जेस्ट भी हो और कवर भी हो जाए। इसी तरह से ये ग्रीन वाला जो 1 है ये भी इसी तरीके से हो सकता है। नहीं नहीं, ग्रीन वाला 1 एसेंशियल नहीं है। खैर उसके बाद और कोई बात नहीं है। हाँ, ये ब्लू वाला देखने वाला है कि मैं इसको एक्स के साथ भी कर सकता था, लेकिन आपने जब आपके पास चॉइस हो ना तो आप 1 के साथ ही करो, बेहतर रहेगा पेयर, क्योंकि वरना फिर मुझे एक एक्स्ट्रा बनाना पड़ जाना था। वैसे नहीं भी वो मैंने पर्पल वाले में किया ही वह, पर्पल वाला भी वैसे नीचे ही कर लेता तो ज़्यादा अच्छा था। खैर कभी कभी उससे मसला हो जाता, तो बेहतर है कि आप 1 1 की पेयरिंग ही करो आपस में एक्स की निस्बत। एक्स आप सिर्फ तब इस्तेमाल करो अगर आपको लार्ज करने में मदद दे रहा, या फिर कोई और पेयरिंग नहीं बन रहा। तो ये डोंट केयर टाइल्स का कॉन्सेप्ट है। आगे टेक्नोलॉजी मैपिंग आ जाती है। टेक्नोलॉजी मैपिंग होती क्या है, आप ना एक लॉजिक ब्लॉक लेते हो, कोई एंड गेट हो गया जो मर्जी है, या कोई पूरा बड़ा सा हिस्सा आपके सर्किट का, उसको रिप्लेस कर देते हो किसी और लॉजिक ब्लॉक से। वो वही इनपुट्स ले रहा है, वही आउटपुट्स दे रहा है, लेकिन अंदर जो मर्जी काम है ना वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। तो इसकी वजह क्या होती है करने की, तो हो सकता है आपके पास एंड गेट्स नहीं पड़े और तो आप चाह रहे हो कि यार मैं नॉट और सही बना लूँ, तो ये भी हो सकता है। तो अगर आपके पास मटेरियल्स कम है तो आप कभी कभी टेक्नोलॉजी मैपिंग कर लेते हो, या कभी कभी कॉस्ट का मसला होता है कि आपको बल्क में आपके पास आ गया मैं नैंड गेट्स, आप वही वाले इस्तेमाल करना चाह रहे हो, वो ईजी टू मैन्युफैक्चर हैं या जो भी है, तो कॉस्ट वगैरह के लिए और ऑप्टिमाइजेशन इस तरह की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं टेक्नोलॉजी मैपिंग। तो इस तरह के सवाल आते होते हैं। ये मुझे मेरे दोस्त ने भेजा था कि इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग ऑप्टिमाइज फंक्शन विद नैंड गेट्स ओनली, ठीक है, और आपके पास नॉट भी नहीं दिए हुए और कॉम्प्लीमेंट्स भी नहीं दिए हुए, आप ना नॉट यूज़ कर सकते हो, ना एंड यूज़ कर सकते हो, ना और यूज़ कर सकते हो, आपने सिर्फ नैंड यूज़ करना। तो ये इस तरह से आएगा। अब आप देख के डर गए होगे यार ये क्या मजाक है, तो अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ताकि आप ये भी बनाने जोगे मान लो। तो सबसे पहले नॉट गेट किस तरह से बनाते हैं नैंड से। टेक्नोलॉजी मैपिंग विद रिस्पेक्ट टू नैंड ही हम भी करेंगे, क्योंकि मेरा ख्याल सर ने हमें यही करवाई थी, आगे मैंने नॉर वगैरह नहीं देखा। तो अगर आपने नैंड के साथ नॉट बनाना तो आप ये देख सकते हो कि एक इनपुट आ रही है, उसको ही मैंने दोनों इनपुट्स बना दिए नैंड गेट के, तो फिर वो मुझे नॉट बना के दे देगा। ये सिंपल सी बात है। या ये दोनों इनपुट्स 1 होंगी या ये दोनों इनपुट्स 0 होंगी। अगर 0 होंगी तो ये 1 कर देगा, 1 होंगी तो ये 0 कर देगा, तो इसके अंदर कोई ख़ास बात नहीं। तो इस तरह से आप नॉट गेट बना सकते हो नैंड गेट के साथ। इसी तरह से एंड गेट है, आप उसको एक नैंड के आगे नॉट लगा दो, अगर नॉट अलाउड नहीं है तो आप उसी तरह से जैसे यहाँ पे नॉट बनाया था वो वाला नॉट यहाँ पे डाल दो। तो आप एंड गेट भी इस तरह से नैंड से बना सकते हो, और फिर आप और गेट भी बना सकते हो। अच्छा, ये थोड़ा आपको देख के शायद टाइम लगे, तो पहले वो बुलियन अलजेब्रा में देख लो। एक्स प्लस वाई जो होता है, यानी एक्स और वाई, उसके ऊपर अगर हम डबल नॉट लगाएं तो फंक्शन तो वही है ना। ज़ीरो को नॉट किया फिर नॉट किया तो 1 ही आया, वो 0 ही आएगा ना, 1 से बाद में आए जो मर्जी हो। तो यहाँ पे हम ना डी मॉर्गन्स लॉ लगा देते हैं, तो ये एक्स नॉट डॉट वाई नॉट वाला काम हो जाता है, ऊपर बड़ा सा नॉट लग जाता है। तो हमने अब इसी सर्किट को इम्प्लीमेंट करते हैं कि एक्स नॉट और वाई नॉट एंड के अंदर जा रहे हैं, और बाद में एंड का जो रिजल्ट है वो नॉट हो रहा है। तो अगर हमने इसको नैंड गेट से बनाना हो तो आप राइट साइड पे देख सकते हो किस तरह से किया हुआ है। नॉट को भी हमने नैंड से बनाया हुआ है, और नैंड तो वैसे ही नैंड आराम से, वो तो वहाँ पे नैंड ही लगना था। तो इस तरह से आप ये टेक्नोलॉजी मैपिंग कर सकते हो। अब आगे आ जाता है टॉपिक आखिरी, जोर गेट का, एक्सक्लूसिव और। तो ये इसका सिंबल होता है, और बुलियन वो क्या नाम है टेक्स्ट के अंदर लिखना होता है, ये प्लस इसके आगे प्यारा सा सर्कल बनाया होता है। तो ये जो है इसका ट्रूथ टेबल है, ठीक है। तो मतलब अगर ये ऑल्टरनेटिव होंगे सिर्फ तब भी 1 देगा, वरना ये 0 देगा। मतलब इनमें से खाली एक ऑन हो, दोनों ऑन ना हो। तो अब ये क्या है, जोर गेट अगर आपने बनाना हो और आपके पास खाली AOI लॉजिक की इजाज़त हो तो आप ये यूज़ करते हो। ये क्या हुआ होगा, हमने बेसिकली लेफ्ट वाली साइड को भूल जाओ, राइट साइड पे जो हमारे पास ट्रूथ टेबल था ना उसके एसोसिएटेड मिनटम्स देख लें। आपको याद होगा कि हर मिनटम सिर्फ और सिर्फ तब एक ही पॉसिबिलिटी के लिए 1 होती है। तो अगर हम दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है, A नॉट B प्लस AB नॉट, तो वो दोनों पॉसिबिलिटीज़ अगर इन दोनों में से कोई एक भी पॉसिबिलिटी मैच हो रही है ना तो आंसर मुझे 1 मिल जाएगा। तो हमने ये यहाँ पे इस तरह से हम ट्रूथ टेबल से और मिन टर्म से ना किसी भी चीज़ का फंक्शन बना सकते हैं, लिख के इस तरह से A नॉट B प्लस A नॉट प्लस AB नॉट की फॉर्म में। तो यहाँ पे भी हमने ये किया और बाद में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो AB नॉट बनाया हुआ है और A नॉट भी बनाया हुआ है, और इन दोनों के रिजल्ट को एंड पे और कर दिया। तो इस तरह से आप जोर गेट बना सकते हो।
आगे ज़ोर की आइडेंटिटीज़ आ जाती हैं। ये अगर ज़ीरो के साथ हो रहा होगा तो देखो ना, एक्स क्या हो सकता है, या ज़ीरो हो सकता है या वन। अगर ज़ीरो का एक्सक्लूसिव और लोगे ज़ीरो के साथ तो आंसर ज़ीरो ही आना, तो एक्स के बराबर ही हो अभी भी। और इसी तरह से अगर वन कर दो तो ये ऑल्टरनेटिंग है, अभी भी एक्सक्लूसिवली एक्स ही ऑन है, वो वाला ऑफ है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी वन होएगा जो कि एक्स के बराबर है। तो इस तरह से ये आइडेंटिटीज़ बनी हुई हैं। तो एक्सक्लूसिव वन ये भी आप उसी तरह से करते हो, ये बस कुछ देख लो, हो सकता है आ जाए। वही वाली बातें हैं, कोई ख़ास बात नहीं है इसमें। ये एक्स नॉट जोर एक्स नॉट, ये एक्स नॉट एक्स उसके बराबर होती है जो कि उसके बराबर होती है ज़ीरो के, तो इसके अंदर कोई ख़ास बात नहीं है। मेरा ख्याल है इतना ही है। तो डीएलडी का जो सिलेबस है मेरा ख्याल है इतना ही है। आगे जो कोर्स आउटलाइन थी ना हमारे जो फिर रहे, उसके अंदर ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पढ़ाई नहीं हुई, ठीक है। और सर ने हमें ऐसे बताया जैसे ओ बेटा डी कोडर्स नहीं है, उससे पहले पहले जो सब कुछ पढ़ाया वो है। तो अगर हम टीचर ये कह रहे हैं कि जो उससे पहले सब कुछ पढ़ाया है वो है, तो वही आएगा ना जो आपको पढ़ाया हुआ है। तो इन्हीं चीज़ों में से मेरा ख्याल आएगा पेपर। वो जो बीच में अभी बकवास लिखी भी एड्रेस वगैरह, वो सेक्शन जी वगैरह को, और भी काफ़ी सेक्शन हैं उनको नहीं पढ़ाया हुआ, कुछ को पढ़ाया हुआ कुछ को नहीं पढ़ाया हुआ। तो मेरा ख्याल है वो चीज़ें पेपर में नहीं आएंगी और मुझे आती भी नहीं है। तो बस यही है।